नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा KBS PRT से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट आपके KBS एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं और उनकी वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट लिस्ट बनी हुई है KBS PRT पेडागोजी के नाम से, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और ये 14वां प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा जो कि 15वां प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें भी 30 प्रश्न होंगे। वो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे KBS PRT के एग्ज़ाम के लिए। बाकी चीज़ें अभी मैं सोच रहा हूँ कि 15 प्रैक्टिस सेट इन KBS पेडागोजी सेक्शन वाला प्रैक्टिस सेट कराकर उसके बाद अदर सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्रश्नों का कलेक्शन आप जरूर बताइएगा कि कैसा है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, KBS PRT से रिलेटेड। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों पर। और प्रश्न नंबर पहला है कि सूक्ष्म शिक्षण हेतु आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए विभिन्न शिक्षण कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में आवश्यक पृष्ठपोषण प्राप्त करना। सी निर्धारित संख्या में पाठ को समाप्त करना और डी स्वयं का मूल्यांकन करना। तो सूक्ष्म शिक्षण हेतु आवश्यक तत्व क्या है? विकल्प आपके सामने है। इसका उत्तर जो होगा प्रश्न नंबर पहला ही हो जाएगा कि विभिन्न शिक्षण कौशल का विकास करना ही सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है। या आप कह सकते हैं कि एक तत्व भी इसके जो आवश्यक तत्व हैं उसमें ये पहला तत्व जो आ जाता है वो होता है विभिन्न शिक्षण कौशलों का विकास करना सूक्ष्म शिक्षण का। सूक्ष्म शिक्षण के झलक आपको पता होगा कि W.A. एलन महोदय जी हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि एक हकलाने वाले बालक के लिए शिक्षण में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए। कह रहा है प्रश्न कि एक हकलाने वाले बालक के लिए शिक्षण में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षक बालक को हकलाने पर उचित शब्द पूर्व से ही उच्चारित कर मदद करना। ऑप्शन बी है उस छात्र को कक्षा की सभी मौखिक प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन सी है कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे बालक में स्व योग्यता का विकास हो सके। और डी है अन्य बालकों को हकलाने वाले बालक को यथा योग्य मदद प्रदान करने हेतु प्रेरित करना। दूसरा का जो विकल्प हमारा सही होगा वो तीसरा ही विकल्प सही हो जाएगा कि कक्ष में विशेष परिस्थिति का निर्माण करना जिससे बालक में स्व योग्यता का विकास हो सके, उसके अवसर मिले, उसको अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए उस परिस्थिति का आपको निर्माण करना है कक्ष में। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प दूसरा का बेस्ट ऑप्शन है, प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि बालक के संदर्भ में समाजीकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य जो है क्या होता है बालक के संदर्भ में आपको बताना है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना। ऑप्शन बी है बालक की अभिवृत्तियों का विकास करना। ऑप्शन सी है बालक समूह मानकों को निम्न बनाना। और डी है एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। तीसरा का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। बालक के संदर्भ में जो समाजीकरण का उद्देश्य होता है वो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा पर। और प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि इस चालू प्रवृत्ति के बालक के व्यवहार को आप किस प्रकार सामान्य करेंगे। इस चालू प्रवृत्ति के जो भी बालक हैं उन बालकों का जो व्यवहार होता है उनको आप कैसे सामान्य कर सकते हैं। ऑप्शन ए है उसे संवेगात्मक सुरक्षा प्रदान करेंगे। ऑप्शन बी है ऐसे व्यवहार की उपेक्षा करना। और सी है दंड द्वारा इस व्यवहार की संभावना को कम करके। और डी है उपयुक्त सभी। तो कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, चौथा विकल्प तो सही हो नहीं सकता क्योंकि पहले ही दंड का नाम दे दिया गया। दंड आपको देना ही नहीं है कभी भी। तो इस तरह से हमारा दो विकल्प कट जाएगा। अब दो विकल्प में आपको उत्तर ढूंढना है कि ईश्वालु प्रवृत्ति के बालक के व्यवहार को आप किस प्रकार सामान्य करेंगे।
तो अगर इसका हम विकल्प के उत्तर की बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो वो हो जाएगा उसे संवेगात्मक सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये वाला ऑप्शन जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही है जाएगा। उपेक्षा तो कभी भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, उसके व्यवहार की उपेक्षा कभी नहीं करना है। बी वाला विकल्प गलत हो जाएगा, ए वाला इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 5वां कि ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों की देन है उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मतलब जो ज्ञात है और निश्चित उद्दीपकों की वो देन है जो उसके व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए योगदान करता है। वैसे जो उद्दीपक को हम क्या कहते हैं वही आपको बताना है प्रश्न नंबर 5 का। और प्रश्न नंबर 5 का हमारा विकल्प सही होगा, वो होगा प्रतिकृत व्यवहार उसको कहा जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 5वां का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, और वो है कि बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास करने का माध्यम है। कौन सा माध्यम है बालकों में अधिगम संबंधी जो योग्यताएं होती हैं उसका विकास करने के लिए? प्रश्न नंबर 6वां का तो ऑप्शन ए है आत्म अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है रचनात्मक क्रियाकलाप, और सी है आत्म मंथन, और डी है सहयोगात्मक कार्य। तो बालकों में अधिगम संबंधी योग्यता का अगर विकास करना है तो वो हमारा सी वाला विकल्प, बी वाला विकल्प रचनात्मक क्रियाकलाप जो है उसका जो है माध्यम बेस्ट कहा जा सकता है किसी भी बालक के अधिगम संबंधी जो योग्यताएं होती है उसके विकास के लिए। बाकी सहयोगात्मक कार्य जरूरी है, लेकिन उसमें भी रचनात्मक कार्य सबसे ज़्यादा क्रियाकलाप जो है महत्वपूर्ण होता है। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7, समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं होती हैं, क्या होती हैं? ऑप्शन ए है समूह प्रशंसा प्राप्त करना, ऑप्शन बी है कार्य को समान रूप से वितरित करना, और सी है व्यक्तिगत मत की उपेक्षा करना, और डी है नेता को अनुयायियों से पृथक करना। तो प्रश्न नंबर 7 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा जो है समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकता जो होती है वो उनकी प्रशंसा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो है व्यवहार को लोग प्रशंसा करें, वही जो है बालक इसको चाहता है। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि शिक्षक और अभिभावक परिचर्चा कब होनी चाहिए? शिक्षक और अभिभावक की परिचर्चा कब होनी चाहिए? ऑप्शन ए है जब छात्र विद्यालय में भर्ती होते हैं, ऑप्शन बी है जब परीक्षा का परिणाम घोषित हो, और सी है समय समय पर, और डी है जब विद्यालय में कोई उत्सव हो। प्रश्न नंबर 8 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो समय समय पर जो है शिक्षक और अभिभावक का परिचर्चा होना जो है होना चाहिए, आप कह सकते हैं, जिसको आप पीटीए कहते हैं ना। ये पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जिसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सब मीटिंगें इसी पर होती है, समय समय पर होना चाहिए। एक बालकों के विकास के लिए योजनाएं बनती हैं, इसी के आधार पर बनाया जाता है। तो समय समय पर जो है इनका बैठकें जो है होना अनिवार्य होता है शिक्षक और अभिभावक का। प्रश्न नंबर 9 है कि कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या क्या है इसमें से? ऑप्शन ए कक्षा में शोरगुल, ऑप्शन बी शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, ऑप्शन सी कक्षा में अधिक बाह्य व्यवधान, और डी है शिक्षण सामग्री का अभाव। तो कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण की सबसे बड़ी समस्या आपको बतानी है विचार संप्रेषण की। तो अगर हम विचार संप्रेषण की बात करें तो वो हो जाएगा डी वाला विकल्प शिक्षण सामग्री का अभाव जो है, जिसकी वजह से बच्चों में विचार संप्रेषण की ये सबसे बड़ी समस्याएं जो है देखने को आजकल मिल रही हैं। बाकी ये शोरगुल कोई नहीं, वायु व्यंधन कोई नहीं, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति ये भी नहीं। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि कोहलर द्वारा प्रतिपादित सीखने का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? कोहलर आपको पता होगा कि किस संप्रदाय से संबंधित है, उसी के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर भी देना है। सूझ या अंतर्दृष्टि की बात ये लोग करते हैं, तो इस तरह से हमारा ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि सृजनात्मकता के लिए आवश्यक तत्व है, क्या आवश्यक तत्व है सृजनात्मकता के लिए? वो आपको प्रश्न नंबर 11 में आपको बताना है। तो देखिए सृजनात्मकता में अगर हम आवश्यक तत्व की बात करें तो कल्पना जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है सृजनात्मकता के लिए। तो डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा।
बढ़िया प्रश्न था। प्रश्न नंबर 12 है कि बच्चों में रटने की आदत को कम करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। ऑप्शन ए है मूल्यांकन में परिवर्तन करने का, ऑप्शन बी है परीक्षा विधि में परिवर्तन करने का, ऑप्शन सी है शिक्षण विधि में परिवर्तन करने का और ऑप्शन डी है छात्रों में रुचि परिवर्तन करने का। तो रटने की जो आदत है वो कम करने के लिए सबसे अगर हम बेस्ट चीज़ की बात करें तो वो आप अपना मेथड जो है ना, जो पढ़ा रहे हैं उस मेथड को ही परिवर्तित कर दीजिए। तो प्रशिक्षण जो विधि होती है उसको आप परिवर्तित कर देंगे तो जो रटने की आदतें हो जो बच्चों के अंदर वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो सी वाला विकल्प इसका बेस्ट ऑप्शन है प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 है कि किसी छात्र में बार बार अनुपस्थित रहने पर आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। क्या करेंगे अगर बार बार जो है छात्र अनुपस्थित रह रहा है। तो ऑप्शन ए है उसके बारे में कक्षा में छात्रों से पूछेंगे, ऑप्शन बी है छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, ऑप्शन सी है इसको ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे और डी है उस छात्र को दंड देंगे। तो क्या करेंगे उस समय आप, तो हमारा जो ऑप्शन इसका सही होगा वो होगा बी वाला, छात्र के अभिभावक से पूछेंगे कि क्यों आपका बच्चा जो है लेट आता है या अनुपस्थित रहता है, इसका कारण पूछेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं निदान कहते हैं, निदानात्मक इसी को कहा जाता है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं। कौन से बालक होते हैं जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं। ऑप्शन ए है पढ़ाई में पिछड़े हो, ऑप्शन बी है घर व समाज में पिछड़े हो और सी है मानसिक रूप से पिछड़े हो। तो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो क्या होते हैं, वो पढ़ाई में पीछे होते हैं, उन्हीं को हम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक कहते हैं। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 14 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन नहीं आते हैं। ऑप्शन ए है समस्यात्मक बालक, ऑप्शन बी अपराधी बालक और सी है मानसिक रूप से पिछड़ा बालक और डी है संवेगात्मक रूप से अशांत बालक। कौन नहीं आते हैं। प्रश्न नंबर 15 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा सी वाला विकल्प, मानसिक रूप से पिछड़े बालक जो है ना वो जो है मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ध्यान रखिएगा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 वो है कि मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता का संबंध है। किससे संबंध है जो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। अफेजिया, डिसलेक्सिया, अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया। कौन सा विकल्प 16 का सही होगा, तो वो होगा अफेजिया। भाषा संप्रेषण या मौखिक संप्रेषण एक ही चीज होता है। जब ऐसा कोई विकार उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति में तो उसको हम अफेजिया के नाम से जाना जाता है। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये जो है लेखन संबंधी है और डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये लेखन संबंधी, ये पठन संबंधी और ये भाषा संप्रेषण संबंधी या मौखिक रूप से जो संप्रेषण की बात होती है उससे जो है ये रिलेटेड है अफेजिया। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रेरणा का संबंध निम्न में से किस व्याख्या के साथ है। व्यवहार क्या है, व्यवहार के प्रभाव और व्यवहार क्यों घटित होता है और डी है इनमें से कोई नहीं। 17 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा सी वाला विकल्प कि व्यवहार क्यों घटित होता है वही जो है प्रेरणा का संबंध है इसी व्याख्यान के साथ। तो ध्यान रखिएगा सी वाला विकल्प 17 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक का निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है। शिक्षक जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है कक्षा कक्ष में। ऑप्शन है विद्यालय प्रशासन का मूल्यांकन करने में, ऑप्शन बी है अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग करने में, ऑप्शन सी है कक्षा को सामूहिक रूप से निर्देशित करने में और डी है विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित करने में। तो किसके प्रति वह उत्तरदायी होता है एक शिक्षक, तो वो हमारा विकल्प हो जाएगा विषय वस्तु को ज्ञान को संप्रेषित करने के लिए वो विशेष उत्तरदायी होता है। वो भी कहाँ पर, तो कक्षा कक्ष में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा पॉइंट, कक्षा कक्ष में तो विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित करने में
बताने में जो है वो विशेष प्रति उत्तरदायी होता है। डी वाला विकल्प 18 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु उपयुक्त है। कौन सी उम्र जो है अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु उपयुक्त है वो आपको बताना है। देखिए अगर इसमें हम विकल्प की बात करें प्रश्न नंबर 19 का, तो वो हमारा विकल्प बी वाला 9 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था आप कर सकते हैं। अच्छा, अनौपचारिक शिक्षा होती क्या है? तो जिसमें कोई चीज़ जो है निर्धारित नहीं होता है, समय का निर्धारित नहीं होता है, वही जो है अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप शिक्षा ले सकते हैं। तो उसको अनौपचारिक, एक होता है निरौपचारिक, एक होता है अनौपचारिक और एक होता है औपचारिक। तो औपचारिक में समय की जो निश्चित होता है कि वो आप एक ही स्थान पर समय पर आप शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। और शिक्षक को कक्षा शिक्षण के समय आवश्यक है कि ऑप्शन ए है छात्र प्रसन्नता पूर्वक पढ़े, ऑप्शन बी है कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे, ऑप्शन सी है पाठ पढ़ाने का कार्य क्लास के समय में पूरा हो जाए। मतलब जितना समय आपको मिला है पढ़ाने के लिए उसी समय में आपको जो पढ़ाने वाला जो कार्य है वो पूरा हो जाए, ये बात कर रहा है। और डी है उपयुक्त सभी। विकल्प जो हमारा सही होगा वो 20 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। एक शिक्षक को कक्षा शिक्षण के समय ये सभी बातें जो है आवश्यक रहती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि विद्यालयों में खेलकूद करना है। ऑप्शन ए समय का दुरुपयोग, समय का सदुपयोग, और सी है छात्रों को व्यस्त रखने का साधन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प प्रश्न नंबर 21 का सही होगा? तो वो होगा हमारा बी वाला विकल्प, और समय का सदुपयोग वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्योंकि खेल कूद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक बालक के लिए कहा जाता है कि शारीरिक रूप से तो मजबूत बनाता ही है, लेकिन उनको संज्ञानात्मक और सामाजिक और मानसिक सभी रूपों में वो मजबूत बनाने का कार्य करता है। विशेष के लोग कहते हैं क्या है कि शारीरिक शिक्षा इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसके साथ उसके अलग अलग बच्चों से मित्रताएं होती हैं, उनसे बातें होती हैं, तो एक समाज का जो वातावरण है वो उस वातावरण में घुलता है। तो इसीलिए खेल कूद जो है सबका सदुपयोग माना जाता है, इस समय को सदुपयोग के रूप में देखा जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि किस विधि द्वारा शिक्षक की अपनी विषय ज्ञान में सर्वाधिक वृद्धि होती है। ऑप्शन ए है विषय पर लेख लिखने से, ऑप्शन बी है किताबें लिखने से, ऑप्शन सी है छात्रों को ट्यूशन देने से, और ऑप्शन डी है अपने विषय में संबंधित साहित्य पढ़ने से। 22 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा डी वाला विकल्प, क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ का, चाहे आप हिंदी का ले लें, अगर आप हिंदी का साहित्य पढ़ेंगे तो हिंदी का आपका अंदर ज्ञान होगी। बच्चों को कैसे हिंदी पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, वो चीज़ें जो है आपको पता चलेगी। अगर वही चीज़, तो यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा कि अपने विषय से संबंधित जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो एक नए नए बातें, नए नए शब्द आपको आपके सामने पढ़ते हैं, और जब आप किसी बच्चे को लेक्चर देते हैं या पढ़ाते हैं तो उन शब्दों का प्रयोग उस अपने व्याख्यान में, अपने शिक्षण विधि में प्रयोग करते हैं, और इससे क्या होता है कि वो आपकी शिक्षण विधि जो है काफ़ी रोचक हो जाती है। तो ये चीज़ हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये विषय ज्ञान में सर्वाधिक वृद्धि होने में योगदान करती है। डी वाला विकल्प, आप उस विषय से रिलेटेड साहित्य पढ़ना स्टार्ट करें। प्रश्न नंबर 23 है कि शिक्षण के क्षेत्र में एक मुख्य समस्या क्या है। ऑप्शन ए है बच्चों के अभिभावकों की निर्धनता, ऑप्शन बी है बच्चों के अभिभावकों की कम शिक्षा, और सी है अच्छे एवं योग्य अध्यापकों का अभाव। डी है उपयुक्त सभी। समस्या क्या है आपको बताना है 23 का, तो 23 का जो विकल्प सभी ये समस्याएं देखने को मिलती है, और आज भी यही समस्याएं जो है ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं। प्रश्न नंबर 24, पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। पाठ्यक्रम में क्या समाहित किया जाता है। ऑप्शन ए है विषय वस्तु जिसे विद्यालय के छात्र पढ़ते हैं, ऑप्शन बी विषय जो विद्यालय के प्रशंसक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ऑप्शन सी विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्रों को प्रदान किए जाने वाले अनुभव, और डी पाठ्य योजना जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं। तो पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है, क्या समाहित किया जाता है? विकल्प के अकॉर्डिंग जो हमारा विकल्प सही होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग वो होगा हमारा विकल्प सी वाला विकल्प। विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा
छात्रों को प्रदान किए जाने वाला जो अनुभव होता है ना, वही पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर, और यह करा कि सामान्य बालकों के व्यवहार का एक गुण है। क्या एक गुण है? ऑप्शन ए है समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है। ऑप्शन बी है समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के प्रतिकूल होता है। ऑप्शन सी है शिक्षक के लिए सिर दर्द होता है। और डी है असामान्य होता है। तो सामान्य बालकों के व्यवहार का एक गुण क्या होता है वो आपको बताना है 25 का, और विकल्प हमारा पहला ही सही हो जाएगा, समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है। तो ए वाला विकल्प 25 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि असामाजिक कार्य करने वाले बालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं। अच्छा प्रश्न है। उन बालकों को हम अपराधी बालक की संज्ञा में देते हैं। बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। ध्यान रखिए, उनके अंदर बुद्धि होती है, तो मंद बुद्धि के साथ कभी मत जाइएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? वंचित बालकों की बात हो रही है। ऑप्शन ए सृजनशीलता को प्रोत्साहन करके। ऑप्शन बी है शिक्षा के अधिकार द्वारा। ऑप्शन सी है जातिगतता को त्याग कर। और डी है पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। तो कौन सा विकल्प प्रश्न नंबर 27 का वो होगा? तो वंचित बालकों को शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता? तो वो है पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 27 का। आगे चलते हैं, और प्रश्न नंबर 28 है कि छात्रों में संप्रेषण कला का विकास करने से लाभ है। क्या लाभ है भाई? ऑप्शन ए है बालकों में अधिगम का विकास होता है। ऑप्शन बी है बालकों में विचार क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन सी है बालकों में बात को समझने की शक्ति का विकास होता है। और डी है बालक में बात काटकर अपनी बात करने की क्षमता होती है। वो आपको बताना है। तो संप्रेषण कला का विकास का अगर हम बात करें तो वो हमारा हो जाएगा कि बालकों में विचार अभिव्यक्ति की क्षमता। इससे बेस्ट ऑप्शन कहाँ मिलेगा? बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 28 का, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 है कि छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं क्योंकि प्रश्न नंबर 29 ध्यान रखिएगा, क्योंकि छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है छात्र स्वयं कार्य करके सीखते। ये ही सही हो जाएगा, स्वयं अनुभव जिसको आप कह सकते हैं, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं प्रश्न 30, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा कि आपका बालक संवेगों पर बहुत जल्दी नियंत्रण खो देता है और जल्द ही आक्रमण हो जाता है। आप उसकी सही व्यवहार का ज्ञान कैसे कराएंगे? जो बालक जो है छंद बुद्धि, मतलब कहते हैं ना कि तुरंत कुछ चीज़ों में गर्म हो जाते हैं, ऐसे बालक को संवेग जो है काफ़ी तेज़ी से हावी हो जाता है उन पर। तो ऐसे बालक को आप कैसे व्यवहार का ज्ञान कैसे कराएंगे आपको बताना है। ऑप्शन ए है जैसे ही वो आक्रमण होगा वैसे ही उसे प्रताड़ित करेंगे। प्रताड़ित तो कभी नहीं करना है, तो पहला ऑप्शन तो कट ही जाएगा। ऑप्शन बी आप ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे कि वह आक्रमण हो। क्या ये भी कुछ बात सही हो सकती है भाई? आगे भी देख लेते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान है, साइको है, इसमें जो है सबसे बढ़िया चीज़ ढूंढी जाती है। ऑप्शन सी है कि आप विभिन्न गतिविधियों के द्वारा उसे संवेग पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। ये सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप उसे विभिन्न समयों पर यह बताएंगे कि वो करता है वो गलत है। ये विभिन्न समय पर नहीं, ये नहीं, लेकिन आप विभिन्न गतिविधियों के द्वारा उसे संयोगों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वाला उसे संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे CDP प्रैक्टिस सेट 14, ये भी हमारा समाप्त हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जल्द ही अगला प्रैक्टिस सेट हम जो है 15वां लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।